दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं आउजा बोर्ड के बारे में? आज हम आपको बताएंगे इससे जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातें। आपने ओइजा बोर्ड के बारे में तो सुना ही होगा, एक बोर्ड जो ये दावा करता है जो हमें आत्माओं से जोड़ सकता है। दोस्तों, वेस्टर्न कल्चर में इसे मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या आप ओइजा बोर्ड के बारे में जानते हैं? आखिर क्या है इसका मिस्टीरियस ओरिजिन? आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हम पहले आपको बताते हैं कि आखिर इसका ओरिजिन कैसे हुआ, आखिर ये पॉपुलर क्यों हो गया, सिनिस्टर रेपुटेशन के तौर पर जाना जाने लगा। इसके फ्रॉम पार्लर गेम टू पोर्टल इनटू हेल बनाने की एक लंबी कहानी है जो आपको ओइजा ओरिजिन ऑफ एविल नाम की फिल्म के जरिए जानने को मिलेगी। इस फिल्म में साफ तौर पर ये कहा गया है कि किस तरह काम के सिलसिले में परेशान होकर एक औरत इस बोर्ड के जरिए अपना पाखंड फैलाती है और दावा करती है कि वो इसके जरिए आत्माओं से बात करती है। शुरू में उसके लिए काफी रोमांचक था क्योंकि उसका धंधा काफी जोर से चल पड़ा। अंत में मुश्किलें तब शुरू हुई जब अनजाने में उसकी बेटी ने इसको खेल की तरह खेलना शुरू कर दिया। तब पोर्टल इनटू हेल ने उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। शुरू में ओइजा बोर्ड को पार्लर गेम के नाम से भी जाना जाता था, जो कि अक्सर पार्टी में मनोरंजन के तौर पर खेला जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम ओइजा बोर्ड रखा गया। ऐसा माना जाता था कि ऐसा नाम खुद बोर्ड ने सुझाया था। दोस्तों, ये कैसे लोगों के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी टूल बन गया और इसकी मिस्टीरियस कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। 20वीं शताब्दी में स्पिरिचुअलिज्म की जगह ओइजा बोर्ड लोगों को बरगलाने की वजह बन गया। उस समय वर्क ऑफ फ्रॉड्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि सिविल वॉर के बाद स्पिरिचुअलिज्म लोगों में काफी बढ़ गया था। इसकी एक वजह है कि उस समय सिविल वॉर के समय हर किसी ने कुछ न कुछ खोया था। ऐसे समय में हर कोई चाहता था कि वो अपने बिछड़े से मिल ले। ऐसे समय में लोगों को पीस ऑफ माइंड देने के लिए जो स्पिरिचुअल पाथ पर थे, उन्होंने इस तरह का खेल शुरू किया। आध्यात्म धीरे धीरे पैसों का एक खेल बन गया। इस खेल का ये नाम रूमिंग हाउस इन बाल्टीमोर की वजह से पड़ा था। वहाँ पर टॉकिंग बोर्ड्स के नाम से इसे जाना जाता था और इसे ओइजा बोर्ड का नाम हेलन पीटर्स ने दिया था, जो अपने ब्रदर इन लॉ एलिजा बॉन्ड के साथ 1890 में इसका अभ्यास करती थी। हेलन एक मीडियम थी और वो आत्माओं से बात करने का दावा करती थी। एक रात वो अभ्यास करते करते हुए बोर्ड से पूछती है कि उसे इसका नाम रखना चाहिए, लेकिन क्या? ओइजा ऐसा उस बोर्ड ने कहा, जिसका मतलब था गुड लक, यानी वो लोगों की तकदीर बदलने वाला एक माध्यम था। उन्होंने उसी समय उस बोर्ड को उस नाम से रजिस्टर करवाया, लेकिन जल्द ही विलियम नाम के एक शख्स ने उसे एक बिजनेस की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तब तक ओइजा बोर्ड काफी पॉपुलर हो चुका था। लोगों में इसका अच्छा खासा क्रेज था। यही वजह थी कि ये इंटरनेशनल लेवल पर लोगों में फैल गया। इतना सब होने के बावजूद ओइजा बोर्ड मिस्टीरियस ओरिजिन पर किसी का ध्यान नहीं गया। सबको लगा ये खेल है। अब इसका नाम पड़ गया ओइजा द मैजिक गेम, यानी कि जादुई खेल। इस खेल में सब कुछ था, जैसे कि लोगों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा। समय के साथ साथ ये पार्टीज में शामिल हो गया। अनसुलझे जवाब पाना और अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी जानकारी हासिल करना, इन सब की वजह से ये काफी बढ़ गया। जैसे जैसे बोर्ड की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, हर कोई चाहता था कि उसका रोल क्या है, वो क्या करता है। ऐसी स्थिति में हेलन ही थी जिसे पता था कि आखिर इस खेल से क्या हो सकता है। इस खेल की वजह से उसकी फैमिली को काफी नुकसान हुआ था। जब कुछ सिविल वॉर फैमिली हेयरलूम्स पीटर के घर से गायब होने लगे तो हेलन ने उसे इसके बारे में पूछा। जवाब में बोर्ड ने घर के एक मेंबर की तरफ इशारा किया। ये पहली बार था जब पीटर को ये खेल रहस्यमयी लगा। घर के आधे सदस्य इस पक्ष में थे कि बोर्ड रहस्यमयी है और आधे लोग कह रहे थे कि बकवास है। जब तक हेलन की मौत ना हुई, वो सबसे ये कहती रही कि इस बोर्ड पर विश्वास मत करो, ये कभी सच नहीं बोलेगा। विलियम, जिसने इस बोर्ड को बिजनेस की तरह पेश किया, उसकी खुद की कुछ ट्रबल्स चल रही थी। 1919 में उसने अपने भाई के हिस्से को बिजनेस से अलग कर दिया और अकेला मालिक बन गया। वो एक साल बेहतर गुजरा क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर और फ्लू एंड एपिडेमिक काफी बढ़ चुकी थी। लोग आसानी से अंधा विश्वास कर रहे थे। 1920 में एक आर्टिकल आया जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसने ओइजा बोर्ड को बबल गम से कंपेयर किया। इसके बाद 1927 में एक आर्टिकल में ये दावा हुआ
कि अकेले इस बोर्ड के खेल की वजह से विलियम ने 1 मिलियन बना लिए। यहाँ पर भी ओइजा बोर्ड मिस्टीरियस ओरिजिन को लेकर किसी ने नहीं सोचा। और बता दें आपको कि बाल्टीमोर में कई जगह इस बिजनेस को आगे ले जाने के बारे में सोचा गया। उसके अनुसार खुद ओइजा बोर्ड ने उसे इस बारे में कहा था। 1927 में एक दिन वो अपनी फैक्ट्री की छत पर चढ़ा हुआ था। वो छत के किनारे के पास ही खड़ा था, झंडे के लिए एक पोल लगा रहा था। अचानक ही वो फिल्मी तरीके से नीचे गिर गया, लेकिन उसके बचने की उम्मीद थी। लेकिन तभी उसके जिस्म से एक रॉड पार कर गई। ये सब बिल्कुल हॉलीवुड की मूवी फाइनल डेस्टिनेशन की तरह हुआ था। इसके बाद उसकी फैमिली ने 1965 तक इस बिजनेस को चलाया। बाद में इसे पार्कर ब्रदर्स को बेच दिया गया। यहाँ से हैस्ब्रो नाम के एक शख्स ने इसे खरीदा और एक वार्निंग दी, हैंडल द ओइजा बोर्ड विद रिस्पेक्ट एंड इट वोंट डिसअपॉइंट यू। उन्होंने साफ तौर पर इसे पैरानॉर्मल ऑब्जेक्ट कहा। दोस्तों, ओइजा बोर्ड अपने शुरुआती समय में मनोरंजन का एक साधन था जो लोगों के लिए मनोरंजन करता था। धीरे धीरे ओइजा बोर्ड्स मिस्टीरियस ओरिजिन को जानना जरूरी नहीं रहा, क्योंकि इसकी असली हकदार हेलन आज गुमनाम हो चुकी है और बचे हैं वो लोग जिन्होंने इसे बिजनेस बनाया। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो अभ्यास पहले स्पिरिचुअलिज्म से प्रभावित था वो अब वर्क ऑफ फ्रॉड बन चुका है। हालांकि लोगों को शुरू में बेवकूफ बनाकर काफी पैसा बनाया गया, लेकिन आगे चलकर लोगों ने महसूस किया कि वाकई ये किसी तरह का पोर्टल है जो आत्माओं को इस दुनिया से जोड़ता है। ऐसे कई रहस्यमय केस सामने आने लगे जो सुलझाए नहीं जा सके। अगर आपको लगता है कि ओइजा बोर्ड वास्तव में किसी तरह की शापित चीज है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप भी इस बारे में कुछ और जानते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए दोस्तों जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।